नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शिक्षण अभिवृत्ति इकाई 1 का लेक्चर वीडियो फर्स्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की अवधारणाएं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है। शिक्षण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जॉन डीवी के अनुसार देखें, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यदि हम देश की राजनीति प्रणाली में देखें तो निरंकुश शासन प्रणाली, प्रजातंत्र शासन प्रणाली और हस्तक्षेप रहित प्रणाली आते हैं। शिक्षा के बदलते स्वरूप की परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी है। एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षा का पारस्परिक स्वरूप, एस.सी. मॉरिसन के अनुसार परिपक्व स्थिति शिक्षा को अग्रसारित करती है। एडमंड एमिडोन के अनुसार शिक्षण अंतःक्रिया है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसारित किया जाता है। रियांस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज के अनुसार एक दूसरे पर पड़ने वाले परस्पर व्यवहार को शिक्षण कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार हमेशा सीखते रहने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। शिक्षार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करना, शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर देना, संबंध स्थापित करना, शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना, प्रेरणा प्राप्त करना। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आइए देखते हैं। आत्मबोध का उद्देश्य, जीविका उपार्जन का उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, जीवन को पूर्णतः प्रदान करने का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। ये सभी शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण की तार्किक प्रक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानक, मूल्यांकन, व्याख्या, अन्वेषण, विस्तार और संलग्नता, ये सभी शिक्षण के तार्किक प्रक्रिया हैं। शिक्षण की प्रकृति, औपचारिक प्रक्रिया, भाषाई प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया और उपचारात्मक प्रक्रिया, ये शिक्षण के प्रकृति है। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षण का वर्गीकरण, शिक्षण को ब्लूम द्वारा और मैग्ने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले समझते हैं ब्लूम द्वारा। ब्लूम ने शिक्षण को 3 भागों में बांटा है: ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र देखते हैं। इसमें ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना, निरूपण आते हैं। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में हस्तकौशल या कार्य साधन, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्रस्तुतिकरण या प्रकृतिकरण आते हैं। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैग्ने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण: ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो शिक्षण का वर्गीकरण ब्लूम और मैग्ने और ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें उद्देश्यों के आधार पर, स्तरों के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक, ये 3 भाग हैं उद्देश्य के आधार पर। स्तरों के आधार पर देखें तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। शासन प्रणाली के आधार पर देखें निरंकुश स्तर, प्रजातांत्रिक स्तर, हस्तक्षेप स्तर। स्वरूप के आधार पर देखें वर्णात्मक स्तर, निरात्मक स्तर और उपचारात्मक स्तर। क्रियाओं के आधार पर देखें तो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। प्रबंधन के आधार पर देखें औपचारिक, अनौपचारिक, निहित चरित्र, ये तीनों आते हैं। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर को स्मरण, समझ और विचारात्मक ज्ञान, इन तीनों बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे एक पिरामिड है, उसमें हम देखें तो सबसे ऊपर का स्तर होता है चिंतन या विचारात्मक स्तर, बीच का स्तर समझ या बोध का स्तर, और अंत में जो बड़ा है स्मृति स्तर होता है। स्मृति स्तर को समझे तो सबसे पहले हर्बर्ट ने इसे प्रस्तुत किया था। यह शिक्षण की सोचने की क्षमता में कोई भूमिका नहीं निभाती। यह शिक्षण का पहला और विचारणीय स्तर है। इसका संबंध स्मृति या मानसिक क्षमता से है। स्मृति पर शिक्षण का सबसे निचला स्तर माना जाता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, नियमों और कानून को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और वहीं छात्र माध्यमिक होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्ण नियोजित होती है। शिक्षक एक क्रमिक क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। अंतर्दृष्टि का अभाव है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। मुख्य रूप से मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल है। यह मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रित है। स्मृति स्तर के गुण निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है। यह उनकी बुद्धि के विकास के कारण है। उनके पास रटन स्मृति है। शिक्षण के द्वारा इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह विषय वस्तु के विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसकी योजना बनाता है और उसे अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करता है। स्मृति स्तर में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए आधार बनाता है। स्मृति स्तर के अवगुण यह छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं करता। प्राप्त ज्ञान वास्तविक जीवन परिस्थितियों में मददगार साबित नहीं होता क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा का विकास नहीं करता। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। हर्बर्ट का स्मृति स्तर शिक्षण का मॉडल, जिसमें हम प्रतिमान स्तर, स्मृति स्तर शिक्षण देखेंगे। इसका उद्देश्य ऐसा मॉडल तैयार करना जिससे छात्रों के बौद्धिक व्यवहार में सहायक हो। इसकी संरचना हर्बर्ट ने इसके 5 सोपान बताए हैं, जिसमें तैयारी करना या योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण और उपयोग। सामाजिक प्रणाली में देखें, छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक इसमें अधिक क्रियाशील होता है। इसमें छात्र की भूमिका श्रोता की होती है। इसमें छात्र केवल सुनते हैं, शिक्षक जो है लेक्चर देते हैं। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरणा का बाह्य रूप ही अधिक प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रणाली देखें, मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद का प्रयोग किया जाता है। रटने पर बल दिया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रतिरूप प्रदान करती है। स्मृति शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु
क्या क्या सुझाव दिए हैं उसे देखते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षण निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। जब आप थक गए हैं उस समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए। समग्र पद्धति ही प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। समझ स्तर, बोध स्तर। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बोध स्तर के अर्थ के संबंधों को देखकर तथ्यों के कुल उपयोग को देखकर वर्गीकृत किया जा सकता है। मॉरिसन ने इस स्तर का प्रतिपादन किया। बोध के स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर एक से अधिक गुणवत्ता का है। यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र और शिक्षक दोनों काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ और बोध स्तर का शिक्षण। यदि हम प्रतिमान स्तर पर देखें, सामाजिक प्रणाली में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों की स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा देता है। मूल्यांकन प्रणाली में देखें, बोध स्तर के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती है। परीक्षण में पाठ्यपुस्तक के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। समझ बोध शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। समझ बोध स्तर का शिक्षण निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षक को कक्षा के आकांक्षा स्तर को उठाने का भी प्रयास करना चाहिए। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए। स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाना चाहिए। मॉरिस एवं विग्गी के अनुसार बोध का प्रयोग निम्न 3 पक्षों पर किया गया है। पहला है तथ्यों के संबंध में देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। विचारात्मक स्तर, इसे हंट ने प्रतिपादित किया है। किसी चीज़ या बिंदु पर विचार या चिंतन करने का मतलब है कि किसी समस्या पर कुछ करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करना। इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। यह एक समस्या को सुलझाने का तकनीक है। इसमें स्मृति और समझ स्तर दोनों शामिल है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। मूल्यांकन के लिए पूरे प्रकार जिसमें निबंध का सवाल है। शिक्षक शिक्षण के इस स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण किया जाता है। यह सबसे अधिक विचारशील और उपयोगी है। एक छात्र स्मृति और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही उस स्तर को प्राप्त कर सकता है। विचारात्मक स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए बनाया जाता है। स्थिति को समझने के लिए अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करके छात्र समस्याओं को हल करने में सफल होता है। विचारात्मक स्तर के गुण, इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, यह झुकाव केंद्रित है। इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग ऊंची कक्षा के लिए उपयुक्त है। इस स्तर पर शिक्षण स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। हंट का विचारात्मक चिंतन स्तर पर शिक्षण का मॉडल।
प्रतिमान पक्ष है, विचारात्मक स्तर है। इसमें उद्देश्य देखें, छात्रों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक विचारात्मक स्तर का विकास करना, छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास करना, समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना। संरचना में देखें, छात्रों को समस्यात्मक स्थिति में लाना, छात्रों के द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना की पड़ताल करके समस्या का समाधान करना। सामाजिक प्रणाली में देखें तो इसमें छात्र क्रियाशील और स्वप्रेरित होते हैं। सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण होता है। यह छात्रों के समाजीकरण का मजबूत आधार है। मूल्यांकन प्रणाली देखें, शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है। इस स्तर पर शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना कठिन होता है। विचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। चिंतन विचारात्मक स्तर के महत्व को बताया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सही विचार चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति और समझ दोनों स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इनमें अर्थात छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। छात्रों की सोच का स्तर ऊंचा होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपानों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण की विशेषताएं। निर्देशात्मक होता है, प्रगतिशील शिक्षण है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार है, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित है, छात्र शिक्षक में माधुर्यपूर्ण संबंध है, सहानुभूति एवं दया पर आधारित है, निदानात्मक है, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति है, प्रभावी नियोजन है। DB की समस्यात्मक स्थिति। इसके अनुसार छात्रों को दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पथ रहित परिस्थिति और दो नोक वाली पथ परिस्थिति। पथ रहित परिस्थिति लक्ष्य की प्राप्ति के समय मार्ग में आने वाली बाधा। दो नोक वाली पथ परिस्थिति दो समान लक्ष्य प्राप्त करने वाली बाधा है। इसमें आप देख सकते हैं ये रुकावट है, इसमें व्यक्ति है और इधर लक्ष्य है। व्यक्ति के बीच में आता है रुकावट और रुकावट को पार कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसका महत्व को देखें तो इसमें छात्र व्यवहार परिवर्तन होता है, स्वरूप व्यवहारिक सीखने की उपलब्धि संभव होती है, शिक्षण प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है, अनुसंधान कार्यों में सहायक होती है, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के मध्य अंतःक्रिया होती है, शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होता है, उचित शैक्षणिक वातावरण तैयार करना होता है, अनुदेशन का आधार और छात्र व्यवहार परिवर्तन होता है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता अधिगम है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। शिक्षण में दृश्य और सामग्री का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संदर्भ में किया जा सकता है। शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम है, अतः इन दोनों को समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण सउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं शक्तियों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। शिक्षण सूत्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरल से जटिल की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। शिक्षार्थी की विशेषताएं। किसी कार्य या किसी विषय को सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी या अध्येता कहलाता है। अध्येता का उद्देश्य मात्र विद्या प्राप्त करना नहीं होता है, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उनका लक्ष्य होता है। इन बिंदुओं के आधार पर बालक सीखता है। अनुभव का उपयोग करके सीखना, परिपक्वता के साथ सीखना,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से सीखना, क्रियात्मक के साथ सीखना। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। 12 से 18 वर्ष की आयु के बालक को किशोरावस्था में रखा जाता है। 18 से 25 या 30 वर्ष की आयु के बालकों को वयस्क अवस्था में रखा जाता है। किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों को समझने के लिए तालिका का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष होता है, वयस्क अवस्था जो 18 से 25 या 30 वर्ष के बीच में होता है। इसमें शैक्षणिक आधारित होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर व्यवस्था चुनने की चिंता होती है, जबकि वयस्क अवस्था में समझने की जिज्ञासा होती है। चित्र एवं प्रदर्शन द्वारा सीखता है, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से सीखता है, भविष्य आधारित है। जबकि इसमें देखिए अमूर्त विचारों का विकास होता है, क्रियात्मक अधिगम होता है, तर्कयुक्त होता है, परिणाम आधारित होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें आत्मसम्मान प्रबलता से होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है, आत्मप्रेम की भावना होती है, टोली या समूह बनाने की भावना होती है, दायित्व पूर्ण करने की भावना होती है, समान अधिगम संबंधी समूह से जुड़ना होता है, सामाजिक वचनबद्धता इसमें भाव होता है, विशेष विषय से डर लगता है। भावनात्मक पक्ष देखें आत्मप्रेम की भावना, विषम लिंगी काम भावना, विरोधी तथा अपराध प्रवृत्ति, समायोजन का अभाव होता है। जबकि वयस्क अवस्था में देखें तो आत्मनियंत्रण, आत्म दिशा, पूर्ण समायोजन होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में देखें तो इसमें मानसिक तनाव या दबाव होता है, बौद्धिक कौशल होता है, कल्पना करना या दिव्या स्वप्न होता है, वीर पूजा होता है। मतलब यहाँ पर बालक तनावग्रसित होता है, बौद्धिक कौशल का वहाँ पर विकास होता है, कल्पना करता है और सपने देखता है और अपने आप को अच्छा समझता है और वीर की भावना या देश के प्रति लड़ने की भावना इसमें होती है। जबकि वयस्कावस्था में जिम्मेदारी की भावना होती है, वह खुद से प्रेरित होता है, नया ज्ञान अर्जित करता है और जो नया ज्ञान अर्जित करता है उसे अपने व्यवहार में लाता है। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। सीखने वाले के प्रकार के अनुसार जानवरों द्वारा, मानव द्वारा। शरीर के अंगों की सहभागिता के अनुसार गत्यात्मक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार देखें तो ज्ञानात्मक अधिगम, कौशलों द्वारा अधिगम और अभिवृत्तात्मक अधिगम। कुछ अन्य प्रकार और हैं। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और निर्मितवादी उपागम। थैंक्स दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।